हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो हम लोगों ने जो कल चर्चा किया था, वो चर्चा किया था हम लोगों ने वन पारितंत्र पे। आखिर कैसे वन में जो है जैव विविधता वाले विभिन्न तरह के जीव जंतु पेड़ पौधे जो हैं वहाँ पर रहते हैं। जो जीव जंतु हैं वहाँ निवास करते हैं और अपना संरक्षण करते हैं और वहाँ पर अपने आप को स्थापित करते हैं, जीवित रहते हैं। हम लोगों ने इस पर चर्चा कल की थी, ठीक है। किस तरह से वन जो है एक पारिस्थितिकी तंत्र और या फिर कह लें कि वन पारितंत्र अपने आप को एक सुदृढ़ स्थिति में बनाए रखता है। किस किस तरह के वन प्रकार होते हैं, हम लोगों ने उन सभी बातों की चर्चा कल कर ली थी, ठीक है। अब हम लोग आज अपने दूसरे पारितंत्र घास स्थल पारितंत्र पे चर्चा करने वाले हैं। क्या कि ये घास स्थल पारितंत्र क्या है, हम लोग आज इस पे विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। और हम लोग जब इसका डिस्कशन कर लेंगे दोस्तों, तो इसके बाद एक वीडियो आएगी, ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने जो पिछला एक पार्ट डिस्कस कर रखा है वीडियो का, एमसीक्यू टाइप का। वो चैप्टर है शायद ऊर्जा संसाधन। तो ऊर्जा संसाधन का जो एमसीक्यू आने के बाद इसी चैप्टर का एमसीक्यू आएगा दोस्तों। फिर चाहे वो बीच का हो या बाहर का हो, कहीं से भी हो, इस चैप्टर का जो है एमसीक्यू आप लोगों के सामने आएगा। आप लोगों से उस पर डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। मेरे एक व्यूअर्स ने मैं उसके बातों का सम्मान करता हूँ और मैं उसे ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे कहा था कि सर एमसीक्यू जो है वो आप बाहर के जो क्वेश्चन है उसको भी एमसीक्यू टाइप में बनाकर हम लोगों को समझाएं, ताकि हम लोगों का क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए और शायद वो एग्ज़ाम में आ भी जाए। तो आप चिंता ना करें दोस्त, वो क्वेश्चन भी एमसीक्यू टाइप में बन के आप लोगों के सामने ज़रूर आएंगे और उस पर भी डिस्कशन ज़रूर होगा, ठीक है। तो हम लोग अभी समय को बर्बाद ना करते हुए सीधे बढ़ते हैं घास स्थल पारितंत्र की ओर। हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो घास स्थल पारितंत्र है यह उस स्थल पे पाया जाता है, उस जगह पे पाया जाता है जहाँ पर वर्षा का जो स्तर है वो प्रति वर्ष होता है 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच। वर्षा का जो स्तर है वो प्रति वर्ष बना रहता है। घास स्थल पारितंत्र के लिए यह जो है एक प्रतिष्ठित जो है जलवायु सॉरी वर्षा का स्तर है, जो कि प्रतिवर्ष होना अनिवार्य है या लगभग सामान्यतः इसी स्तर पे यहाँ वर्षा होती है औसतन, ठीक है दोस्तों। इससे एमसीक्यू भी बन सकता है। और मैंने जो भी यहाँ पर डिस्कशन करने की कोशिश की आप लोगों से, मैं ये जितना भी डिस्कशन कर रहा हूँ, याद रखना दोस्तों, ये सभी डिस्कशन जो है लगभग लगभग एमसीक्यू के को ध्यान में रखते ही किया जा रहा है, अर्थात ऑब्जेक्टिव को ध्यान में ही रख के किया जा रहा है। जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स हैं इसके एमसीक्यू बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इन सभी चीज़ों को क्या करने की कोशिश की है, तो समाहित करने की कोशिश की। अब हमारा दूसरा पॉइंट है कि यहाँ की जलवायु शीतोष्ण होती है, अर्थात शीत और उष्ण। शीतोष्ण का अर्थ है शीत और उष्ण, अर्थात दोनों तरह के मौसम जो है इस घास स्थल पारितंत्र को बनाते हैं। यहाँ पर शीत और उष्ण दोनों तरह के मौसम होते हैं। अब देखिए, घास स्थल पारितंत्र के लिए जो घास स्थल है वो दो तरह का होता है। एक होता है स्टेपीज और दूसरा होता है सवाना, ठीक है दोस्तों। और ये जो स्टेपीज घास स्थल पारितंत्र है, यह जो है यहाँ का जो मौसम है संक्षिप्त जो है नम मौसम होता है, अर्थात यहाँ पर कम समय के लिए नमी अर्थात वर्षा का जो मौसम होता है वो होता है। औसतन वर्षा तो 25 से 75 सेंटीमीटर प्रति वर्ष रहता है, किंतु वर्षा के लिए यहाँ पर बहुत कम मौसम अर्थात बहुत कम समय में यहाँ वर्षा होती है। और जो है शीत और उष्ण दोनों होते हैं। तो यहाँ पर शीत जो है वो क्या होता है कि क्या ये कह सकते हैं हम लोग कि शीतकाल ज़्यादा होता है और जो गर्मी काल है वो कम होता है। अब सवाना दोस्तों, ये सवाना जो घास स्थल है, ये देखिए इसमें संक्षिप्त व नम दोनों मौसम में होता है। अब देखिए यहाँ पर जो घास उगते हैं, जैसा कि स्टेपीज में मैंने बात की, संक्षिप्त नम मौसम यहाँ पे होता है और यहाँ पे जो घास होते हैं ये अर्थात कम नमी, ठीक है, संक्षिप्त नम मौसम कम नमी में भी हो जाते हैं और ये सवाना घास भी कम नमी में हो जाते हैं। किंतु यहाँ पर जो है उष्ण जो गर्मी की स्थिति रहती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है और जो ठंडी की स्थिति होती है वो थोड़ी कम होती है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। अब है दोस्तों, ये जो घास स्थल पारितंत्र है इसका आर्थिक महत्व क्या है, अर्थात अर्थ की दृष्टि से, ठीक है, अर्थ की दृष्टि से इसका क्या महत्व है, अर्थात इससे हमें किस तरह का लाभ है, चाहे वो धन लाभ हो या फिर किसी और तरह से
कैसे लाभ हो। वैसे तो अर्थ का सीधा सीधा मतलब होता है धन, आर्थिक का मतलब होता है धन, धन रूपी, अर्थात धन किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे पैसा रूपी धन हो या और किसी भी तरह का धन हो, जिससे कि लाभ हो हमें। तो हम लोग अभी घास स्थल पारितंत्र के जो है आर्थिक महत्व पे चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कि भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कुल जमीन के क्षेत्रफल का 2.4% है। अर्थात यह जो पूरा ब्रह्मांड, यह जो पूरा जो स्थल मंडल है, ठीक है, इस पूरे स्थल मंडल में जितनी भी जमीन है, उस पूरे जमीन का जो है 2.4% जमीन ही भारत के पास है। किंतु यह भूभाग विश्व भर में पाई जाने वाली भैंसों के आधे से अधिक को, ठीक है, अर्थात विश्व भर में जितने भी भैंस है उसके आधे भाग से भी अधिक को, पशुओं के 15%, अर्थात जितने भी पशु पाए जाते हैं, चाहे वो भैंस हो, गाय हो, घोड़ा हो, गधा हो, किसी भी तरह के पशु हो, उसके 15% भाग को, तथा बकरियों के, अर्थात विश्व में, ब्रह्मांड में, अब ब्रह्मांड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सीधे सीधे स्थल मंडल में जितनी भी बकरियां पाई जाती है उसके 15% भाग, और भेड़ों के 4% भाग को जीवित रखने में सहायक। अर्थात यहाँ पर जो इस घास स्थल पारितंत्र की चर्चा हमने की, तो भारत में जितने घास स्थल पारितंत्र हैं, ठीक है, उस घास स्थल पारितंत्र में से प्राप्त घासों से विश्व भर के आधे से अधिक भैंसों को, पशु मतलब भैंसों को जो है चारा खिलाया जा सकता है, घास खिलाया जा सकता है, क्योंकि जो ये जो घास स्थल है यहाँ से जो चारा होता है ये पशुओं के अधिकतर काम में आता है, और पशुओं के 15% भाग को जो है चारा खिलाया जा सकता है। भारत में पैदा हुए, भारत में उगाए गए जो घास है उनसे, और बकरियों के 15% को और भेड़ों के 4% को जीवित रखने में ये जो घास स्थल पारितंत्र है ये सहायक है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम लोगों का महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि अतिचारण के हानिकारक पारिस्थितिकीय प्रभाव होते हैं, जैसे भूमि के ऊपर पलवार आवरण घट जाता है, शुष्क जलवायु शुष्क हो जाती है, तथा उसमें मरुदभेदी पौधे उग जाते हैं, ठीक है। ह्यूमस आवरण की अनुपस्थिति से मृदा सतह नष्ट हो जाती है और सतही परत नमी के कारण आलोडित हो जाती है। यह सतह पानी की मिट्टी को जाने से रोकती है, तो पानी बह जाता है और सूखा पड़ता है। देखिए दोस्तों, अब होता क्या है, मुख्यतः यहाँ पे अतिचारण की बात की। अतिचारण अर्थात जो कोई जो भी पशु, जैसे भैंस, गाय, घोड़े, बकरियां आदि, जब इन्हीं घास स्थल पारितंत्र को अगर हम ना लगाएं तो घास स्थलों की संख्या कम होगी, और वहाँ जो चरने वाले पशु होंगे वो सभी लगभग लगभग सारे घासों को चर जाएंगे। जैसे ही वो घासों को चरेंगे तो इससे पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट होगा। अब कैसे नष्ट होगा, क्योंकि घास स्थल पारितंत्र ही नष्ट हो जाएंगे, और इसके नष्ट होने से क्या होगा, भूमि के ऊपर पलवार अथवा अर्थात जो घास है उसका आवरण घटेगा। जैसे ही आवरण घटेगा दोस्तों, तो मृदा क्षरण की जो है स्थिति है वो बढ़ेगी, अर्थात मृदा जो है, जो कि पानी को सोखने की क्षमता रखता है अपने और अवशोषित करने की क्षमता रखता है, जैसे ही इन घासों के आवरण घटेंगे पृथ्वी पर, तो क्या होगा, मिट्टी कटने लगेंगे। मिट्टी जैसे ही कटने लगेंगे तो मिट्टी की जो सतह है वो नष्ट होगी। मिट्टी की सतह नष्ट होगी तो मिट्टी की एक क्षमता होती है कि वो क्या करता है, पानी को अपने अंदर समाहित करता है। तो मिट्टी की क्षमता घटने की वजह से मिट्टी पानी को अपने अंदर समाहित नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों कि जब ये जो पानी है सतह, ये जो पानी है यह मिट्टी के अंदर नहीं जा पाएगा, ठीक है, और इससे क्या होगा, पानी बहकर नदियों में चला जाएगा। एक साइड, एक तरफ तो यह नदी में जो पानी जाएगा तो ये क्या करेगा, बाढ़ का कारण बनेगा। अन्यथा अब जिस जगह से मिट्टी कट गया है, जहाँ पे पानी मतलब जहाँ पे पानी अवशोषित नहीं हो पाया वहाँ सूखा पड़ जाएगा। इस तरह से दो नुकसान जो है क्या होंगे, घास स्थलीय पारितंत्र के नष्ट होने से होंगे, ठीक है दोस्तों। अब है इसी में एक चीज लिखा गया है, शुष्क जलवायु जो है शुष्क हो जाते हैं, ठीक है, तथा उसमें मरुद्भेदी पौधे उठ जाते हैं। अर्थात जब ये आवरण घट जाता है तो वहाँ का जो जलवायु है जैसा रहता है वैसा ही एक स्थिर रूप ले लेता है, अर्थात उष्ण है तो उष्ण रह जाता है, शुष्क है तो शुष्क रह जाता है, ठीक है। यहाँ चर्चा शुष्क की गई है तो शुष्क की ही बात हम लोग कर लेते हैं। और उसमें मरुद्भेदी पौधे उग जाते हैं, अर्थात ऐसे पौधे उग जाते हैं जो उस वहाँ पर मौजूद मिट्टियों में जो ह्यूमस है उसको नष्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे अतिचारण से क्या होता है, सूखा पड़ जाता है, या फिर बाढ़ जो है वो बाढ़ भी आ जाता है। उसके अंदर ह्यूमस जो है, ह्यूमस आवरण जो कि
बहुत ज़रूरी होता है मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने, वो भी नष्ट हो जाता है। मिट्टी कटाई का आरंभ हो जाता है, अर्थात मृदा क्षरण होने लगता है। तो इस तरह से घास स्थल पारितंत्र छोटा सा टॉपिक था, ये खत्म हो गया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक कौन सा है और हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगला है दोस्तों मरुस्थलीय पारितंत्र, अर्थात मरुस्थल पारितंत्र में कौन कौन से जीव जंतु निवास करते हैं, फिर इसमें वार्षिक वर्षा का स्तर क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो मरुस्थलीय पारितंत्र होता है ये वहाँ होता है जहाँ पर वार्षिक वर्षा का स्तर 25 सेंटीमीटर से भी कम होता है, ठीक है। अर्थात यहाँ एक वर्ष में 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, या कभी कभी यह उन क्षेत्रों में भी हो जाता है, ठीक है, जहाँ वर्षा तो अधिक होती है, ठीक है, परंतु वर्षा का स्तर जो है ये क्या होता है, असमान होता है। अर्थात कहीं पर कम वर्षा हो जाती है और कहीं पर ज़्यादा वर्षा हो जाती है, तो उन क्षेत्रों में भी मरुभूमि मरुस्थल बन जाते हैं। ऐसे मरुस्थल और मरुभूमि में कोई अंतर या कोई फर्क नहीं है दोस्तों, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अब है आगे, देखिए मरुस्थल कहने का ये तात्पर्य हुआ कि देखिए मरु और स्थल ये दो चीज़ों से मिलकर बना है मरुस्थल। तो मरुस्थल का मतलब होता है मरा हुआ स्थल, मृत स्थल, अर्थात जहाँ से बालू ही बालू है, ठीक है। तो वैसे वैसे जो स्थल है उसे ही हम लोग मरुस्थलीय पारितंत्र कह सकते हैं या मरुस्थल कह सकते हैं, अर्थात मृत स्थल जहाँ पर मिट्टी नहीं है, मिट्टी नहीं है अर्थात बालू है, तो यही मरुस्थल या मरुभूमि कह सकते हैं, मृत भूमि, ठीक है। जहाँ भूमि नहीं है, भूमि का सीधा सीधा मतलब होता है दोस्तों मिट्टी, तो जहाँ मिट्टी नहीं है तो उसे ही हम लोग मरुभूमि कह सकते हैं ना। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि मरुस्थल पारितंत्र क्या है, कहाँ पर इसका वार्षिक स्तर कितना होता है, किसे हम लोग मरुस्थलीय पारितंत्र का नाम दे सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए शीतोष्ण क्षेत्र में अक्सर वृष्टि छाया वाले स्थानों में भी मरुस्थल बन जाते हैं, अर्थात शीत और उष्ण जहाँ पर ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर अक्सर वृष्टि छाया होती है, ठीक है, उस स्थल पर भी मरुस्थल बन जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक पॉइंट है कि वृष्टि छाया क्या है, ठीक है। तो हम लोग वृष्टि छाया की चर्चा करते हैं, ठीक है, या वृष्टि छाया शीतोष्ण क्षेत्र में अक्सर वृष्टि छाया वाले स्थानों, अर्थात जहाँ पर वृष्टि छाया होती है, अर्थात वृष्टि छाया को हम लोग कह सकते हैं कि या तो वर्षा नहीं होना या बहुत कम वर्षा होना। तो वृष्टि छाया वाले स्थानों, जिसको हम लोग कह सकते हैं वृष्टि छाया वाले प्रदेश, तो वृष्टि छाया वाले प्रदेश वो होते हैं। देखिए दोस्तों, मानसून जो है जैसा कि आप लोगों को पता है कि मानसूनी हवाएं जो हैं क्या होती हैं, या तो पर्वत से टकराती हैं, समुद्र से निकलती हैं, या तो सीधे ही वो हम लोगों के सम्मुख आ जाते हैं, या फिर वो पर्वतों से टकराकर हम लोगों के सम्मुख आती हैं, हम लोगों के आसपास आती है और भारी वर्षा कराती हैं, ठीक है। तो होता क्या है दोस्तों कि जैसे ये एक पहाड़ है, ठीक है, तो होता यूं है कि इस क्षेत्र में वर्षा करवानी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है एक सीधा सा क्षेत्र बना हुआ है, ठीक है। अब एक्चुअली होता क्या है कि मान लेते हैं हम लोग एक सिंपल सा उदाहरण, जब मानसूनी हवाएं बहुत ही तीव्र गति से इस पहाड़ के ऊंचे शिखर को छूती है, तो क्या होता है कि इस पहाड़ को छूने के वजह से इस मानसूनी हवाओं का जो है ढलान बन जाता है और ये धीरे 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 क्या होते हैं, नीचे की ओर आने लगते हैं, ठीक है। धीरे 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 ये नीचे की ओर गिरते जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो आप धीरे 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 पर्वतों से नीचे हो रहे हैं, पर्वत की ढलानों से ये मानसूनी पवन है, जब ये नीचे की ओर आते हैं और ये भूभाग में वर्षा कराने की कोशिश करते हैं, तो उस समय जब ये नीचे की ओर आते हैं तो होता ये है कि ये जो हवाएं हैं पर्वत के जिस ढाल के सहारे नीचे उतरती है, उस ढाल को हम लोग क्या कहते हैं, पवन विमुख ढाल, अर्थात ये जो ढलान है जो आप लोगों को दिख रहा है इसे हम लोग पवन विमुख ढलान कहते हैं या पवन विमुख ढाल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है कि जब ये पवन विमुख ढाल पर ये जो मानसूनी पवनें हैं जो कि अभी नीचे उतरकर भूभाग में जहाँ पर मिट्टी वाले भाग है वहाँ वर्षा कराएंगी, तो जब ये पवनें क्या करती है, मिट्टी वाले भागों में आती है, नीचे ससरने के दरमियान, नीचे आने के दरमियान ये क्या करती है, इस जगह पे वर्षा नहीं करा पाती है। ये वाला जो स्थल है पवन विमुख ढाल, इस जगह पे ये क्या करती है कि वर्षा नहीं करा पाती है या फिर बहुत कम वर्षा करा पाती है। तो ऐसे ही स्थान को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, या तो वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं या फिर वृष्टि छाया वाले स्थान कह सकते हैं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि उसी स्थान में क्या होता है, मरुस्थल जन्म ले लेता है। क्लियर।
अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, सारी चीज़ों को इरेज कर देता हूँ। तो आगे है दोस्तों कि इस मरुस्थलीय पारितंत्र में कौन कौन से वनस्पति उपस्थित हैं। तो इसमें उपस्थित हैं क्रियोसोट झाड़ी, फेरोकैक्टस, स्पर्जिस आदि। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है कौन कौन से तरह के घास पाए जाते हैं जो कि लवण युक्त होते हैं। तो वो है सार्कोबेटरा, ठीक है, फिर गीजवुड, सीपवुड। इस तरह के घास जो है मरुस्थलीय पारितंत्र में पाए जाते हैं। और इस पारितंत्र में जो जीव जंतु हैं वो हैं सरीसृप, कीट, रोडेंट, छिपकली, गिद्ध, जंगली बिल्ली। ये सभी जो जीव जंतु हैं ये मरुस्थलीय पारितंत्र में पाए जाते हैं। अब सीधे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। अब आगे लिखा हुआ दोस्तों, भारत मरुस्थल विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले मरुस्थलों में से एक है। जनसंख्या घनत्व झुंझुनू में 361 से लेकर जैसलमेर जिले में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। देखिए दोस्तों, पूरे विश्व भर में जितने भी मरुस्थल पाए जाते हैं उन सभी मरुस्थल में जो जनसंख्या अर्थात जो मानव निवास करते हैं, तो भारत में जो मरुस्थल पाए जाते हैं वहाँ पर पूरे विश्व भर में सबसे अधिक जनसंख्या जो है इसी भारतीय मरुस्थल में निवास करती है। ठीक है दोस्तों, अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि भारतीय मरुस्थल में जिस प्रकार अन्य अन्य देशों में अन्य अन्य जगहों पर जो मरुस्थल है वहाँ पर जितनी भी जनसंख्या निवास करती है उन सबसे अधिक जनसंख्या जो है भारतीय मरुस्थल में निवास कर, ये मेरा ये कहना है कि भारतीय मरुस्थल में सबसे अधिक मानवों की संख्या है पूरे विश्व भर में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, झुंझुनू नाम का एक जगह है भारत में जो कि मरुस्थलीय प्रदेश है और वहाँ पर जनसंख्या घनत्व है 361 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, जबकि जैसलमेर जिले में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का क्या है, तो जनसंख्या घनत्व है। अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, भारतीय मरुस्थल में जितनी भी जनसंख्या निवास करती है, जितने भी मानव निवास करते हैं, तो उनमें से जितने भी कार्मिक हैं अर्थात जितने भी लोग काम करने वाले हैं उन सबों में से लगभग 3/4 लोग खेती और कृषि में संलिप्त, अर्थात ये लोग खेती और कृषि करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं उस मरुस्थलीय प्रदेश में जो कि भारत में है। अब पशुधन में 1956 से 1981 के काल में 98 लाख की वृद्धि दर्ज की गई, अर्थात यहाँ पर जो भी लोग मरुस्थलीय प्रदेश में निवास करते हैं भारत में, यहाँ पर 1956 से 1981 के बीच में 98 लाख की जनसंख्या में यहाँ पर पशु को पालना पोसना शुरू किया गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे पशुधन लिखा गया, अर्थात ऐसे पशु जिससे धन की अर्थात लाभ होता है। तो ऐसे पशु जिससे लाभ होगा वो तो पालतू ही होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को कहा कि पशुओं को पालना शुरू किया जिसकी संख्या 98 लाख थी। ठीक है, अब है आगे कि 1972 से 1983 के काल में पशुधन की संख्या में 42% की वृद्धि हो गई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 1972 से 1983 के बीच में 98 लाख तो थे ही थे, उनमें 42% की वृद्धि हो गई, अर्थात सीधे इसका लगभग दोगुना से दोगुना नहीं, इसमें लगभग लगभग हाफ की वृद्धि हो गई, अर्थात इसके आधे की वृद्धि लगभग लगभग हो गई। तो इस तरह से मरुस्थलीय पारितंत्र यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जलीय पारितंत्र में क्या क्या लिखा गया, हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो अगला टॉपिक है दोस्तों कि जलीय पारितंत्र। देखिए जलीय पारितंत्र के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स याद दिलाना चाहता हूँ, ये एमसीक्यू टाइप में आ सकते हैं। वैसे तो लगभग सारे क्वेश्चन एमसीक्यू में ही आ सकते हैं, ठीक है, बट ये थोड़े इंपॉर्टेंट वीवीआईज हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये जो जलीय पारितंत्र है ये भूमंडलीय जलराशियों ने 3/4 भाग को अलवण जल या खारे जल के पानी के रूप में ढक रखा है। ठीक है, देखिए पूरे जो भी पृथ्वी पर जो भी जल राशि मौजूद है, ठीक है, उसके 3/4 भाग में 3/4 भाग में अलवण जल है या खारा जल है। ठीक है, जो कि इस पूरे जल राशि में 3/4 भाग में विद्यमान है। ठीक है, जहाँ पर अलवण जल में नमक जो है उसका अंश होता है 0.5% से कम, अर्थात लगभग नहीं के बराबर जो है नमक का अंश होता है अलवणीय जल में, जबकि लवण जल में नमक का अंश होता है 3.5% से अधिक। ठीक है दोस्तों, अब आगे है खारे पानी में 0.5 से 3.5% के बीच जो है नमक का अंश होता है। दोस्तों ये जो जलीय पारितंत्र है, ठीक है, इसको मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किया गया है। अलवण जल पारितंत्र,
समुद्री जल पारितंत्र, या फिर कह सकते हैं कि लवण जल पारितंत्र, या खारा जल पारितंत्र। अब हम लोग तीनों को थोड़ा देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले मैं इसको एक उदाहरण के रूप में आप लोगों को समझाना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, अलवण जल पारितंत्र अर्थात इसमें लवण की मात्रा नहीं है। लवण को हम लोग कह सकते हैं नमक। लवण जो है वो नमक ही होता है। लवण या नमक एक ही चीज़ है, ठीक है दोस्तों। तो लवण जो है, इस अलवण जल पारितंत्र में लवण अर्थात नमक की मात्रा 0.5% से कम होती है, अर्थात नहीं के बराबर होती है, ठीक है दोस्तों। तो जिसमें नमक नहीं के बराबर है तो वो सामान्य पानी है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जैसे कि चापाकल से पानी निकाल कर पीते हैं तो वो अलवण जल है। नलकूप से या फिर नल से लेते हैं, फिर कूप अर्थात कुएं से लेते हैं, ये सभी अलवण जल पारितंत्र के अभिन्न अंग हैं। फिर झील, सरिताएं, नदियाँ, कुंड, अनूप, ताल, ये सारे उदाहरण जो है अलवण जल के पारितंत्र के हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरे नंबर में बात कर लेते हैं खारा जल पारितंत्र। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, 0.5% से कम होता है लवण की मात्रा अर्थात नमक की मात्रा, किंतु इस वाले जल में नमक की मात्रा होती है 0.5 से 3.5% के बीच, अर्थात इसमें जो है नमक की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है अलवण जल के मुकाबले। और हम लोग इस वाले जगह पे भी, इस वाले पारितंत्र में भी जो है क्या देखते हैं कि बहुत ज़्यादा नमक तो नहीं है, किंतु हम लोग इसका प्रयोग जो है पीने वाले पानी के तौर पर नहीं कर सकते, क्योंकि भले ही नमक की मात्रा ज़्यादा ना हो, लवण की मात्रा ज़्यादा ना हो, लेकिन यह हम लोगों के लिए नुकसानदायक है, ठीक है। अब कैसे नुकसानदायक है हम लोग बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो खारा जल पारितंत्र होता है इसका उदाहरण इसने दे रखा है ज्वार नदमुख, लवण कक्ष, अनूप अर्थात मैंग्रोव और वन, ये सारे जो है खारे जल के पारितंत्र हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, खारा जल का पारितंत्र या खारा जल पारितंत्र वहाँ होता है जहाँ पर समुद्र और नदियाँ आपस में मिलती है, वहीं पर एक खारे जल पारितंत्र का निर्माण हो जाता है। इसकी विस्तार से चर्चा हम लोग बाद में कर लेंगे। अब हम लोग तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं समुद्री जल पारितंत्र, अर्थात इस तरह के जो समुद्री जल पारितंत्र होते हैं इसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो होते हैं 3.5% से भी अधिक, अर्थात इसके पानी में नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो यह एक आदर्श जल होता है जिससे नमक को निकालकर हम लोग अपने निजी काम में, नित्य भोजन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। इसके उदाहरण है उथले समुद्र और खुले महासागर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा और हम लोग उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि हम लोगों ने जैसे जलीय पारितंत्र को विभक्त किया, तो सबसे पहले मुझे पढ़ना चाहिए या आप लोगों को पढ़ना चाहिए अलवण जल पारितंत्र। मैं आप लोगों से यही डिस्कस करने वाला था, लेकिन मैं इससे पहले आप लोगों से जलीय जीवों के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये जो जलीय पारितंत्र होते हैं, जलीय पारितंत्र के सबसे महत्वपूर्ण और अभिन्न घटक होते हैं, अभिन्न अंग होते हैं जलीय जीव। तो पहले हम लोग जलीय जीव की चर्चा कर लेंगे, फिर इन तीनों पारितंत्र की चर्चा करेंगे, ये वाले और इस वाले की। तो सबसे पहले हम लोग जलीय जीव की चर्चा करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है जलीय जीव, ठीक है। तो ये जो जलीय जीव है, मुख्यतः 5 तरह का जलीय जीव होता है जो कि समुद्री जल पारितंत्र में पाया जाता है। सबसे पहला होता है पटलक, ठीक है दोस्तों। दूसरा होता है परिपादप, तीसरा होता है प्लवक, चौथा होता है तरणक और पांचवा होता है नीतलक। अब हम लोग इन पांचों की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अलवण जल पारितंत्र की चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों पटलक। देखिए, ये पटलक जो होते हैं ये असंलग्न जीव होते हैं जो वायु जल अंतरा पृष्ठ पर रहते हैं। उदाहरण है मृग, पृष्ठ, तरणक आदि। अब देखिए दोस्तों, ये जो पटलक हैं ये क्या होते हैं, जो जल होते हैं उसके सबसे ऊपरी भाग पर दिखाई देते हैं, ठीक है। ऊपरी भाग पर, या कभी कभी क्या होते हैं कि ऊपरी परत जो होती है जिसको हम लोग देखते हैं उसके थोड़े नीचे भी रहते हैं, ठीक है। इसे ही हम लोग पटलक के नाम से जानते हैं, जिसका एक उदाहरण, छोटा छोटा सा उदाहरण दिया गया है मृग, ठीक है। फिर पृष्ठ तरणक अर्थात पृष्ठ को हम लोग बोल सकते हैं ऊपरी सतह पर तैरने वाले जीव जो है पटलक के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा है परिपादप अर्थात दोस्तों ये तली पंख के ऊपर निकले पदार्थों या जड़ जमाए पौधों के तनों और पत्तियों पर संलग्न या चिपके रहते, जैसे स्थानाबद्ध शैवाल। देखिए दोस्तों, ये जो परिपादप होते हैं, आप लोगों ने समुद्र में देखा होगा कि जैसे कि समुद्र में बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, तो चट्टानों से कुछ कुछ पेड़ पौधे लग जाते हैं, ठीक है।
इन चट्टानों पर कुछ पेड़ पौधे उग जाते हैं। तो इन चट्टानों के इन चट्टानों पर जो पेड़ पौधे उगते हैं, उनकी जो तनाएं होती है, उन तनाओं में क्या होते हैं, तनाएं अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि उनकी जो जड़ें होती हैं और उनकी जो पत्तियां होती हैं, उन पर क्या करते हैं, ये परिपादप जो है चिपक जाते हैं और वहीं पर अपना जो है जीवन यापन करते हैं, अर्थात जीते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण दे दिया गया, स्थानाबद्ध शैवाल। ठीक है, स्थानाबद्ध और स्थानाबद्ध जो है जिसको सेसिल कहते हैं, और शैवाल अलगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। प्लवक। तो यहाँ प्लवक का मतलब ये कहा जा सकता है कि जिसमें हल्की चलन शक्ति होती है, अर्थात ये क्या होते हैं कि हल्के हल्के जो है चल सकते हैं, अर्थात थोड़े थोड़े स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, जिसका उदाहरण है अलगी प्रोटोजोआ। अर्थात पानी में तो रहते हैं ये, ठीक है, लेकिन इसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि ये थोड़ा थोड़ा तैर करके या किसी भी माध्यम से अपने स्थान से परिणत हो जाते हैं, अर्थात परिवर्तित होकर दूसरे जगह चले जाते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। तरणक। तरणक का सीधा अर्थ होता है तैरने वाला। ठीक है, तो इस वर्ग में ऐसे प्राणी आते हैं, ऐसे जलीय जीव आते हैं जो तैराक हैं, जो पानी में तैरते हैं। उदाहरण है मछली, नील व्हेल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नीतलक। नीतलक ये वे प्राणी होते हैं जो जलराशि की तली अथवा नीतलस्थ क्षेत्र में पाए जाते हैं। नीतलक का सीधा अर्थ होता है दोस्तों तली में जाके, मतलब सबसे नीचे वाली जो स्थल होती है, मतलब गहराई में सबसे गहरी जगह पे जो जीव जंतु, जो जलीय जीव निवास करते हैं, उसे हम लोग नीतलक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। नीतलक का कुछ उदाहरण दिया गया है दोस्तों, अर्थात जो भी नली मतलब सॉरी नली नहीं, तली। तो जो जीव जंतु तली में पाए जाते हैं उनके उदाहरण है क्रैब, लॉबस्टर, स्पॉन्ज आदि। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को जैसा पहले ही कहा था कि पहले हम लोग चर्चा करेंगे जलीय जीव की, उसके बाद हम लोग अलवण जलीय पारितंत्र की चर्चा करेंगे, तो उसकी चर्चा अब हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अलवण जल पारितंत्र जो है ये दो भागों में विभक्त होता है। ठीक है, पहला होता है सरो, जिसे हम लोग लेंटिक कहते हैं। दूसरा होता है सरित, जिसे हम लोग लोटिक कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। तो सरित, जैसे ही आप लोगों को सरित को हम लोग कह सकते हैं सरिता। सरिता का मतलब होता है हमेशा बाहर ले जाया गया, अर्थात बहने वाला। सीधा सीधा जानिए दोस्तों, बाहर ले जाया गया या फिर बहने वाला। और सरो का मतलब होता है शांत। तो आप लोग अपने दिमाग में ही सोच कर ये आंसर बता सकते हैं कि कौन सरो में आएगा और कौन सरित में आएगा, क्योंकि सरो जो है वो शांत है। तो झील के जो जल होते हैं वो शांत होते हैं, तालाब के जो जल होते हैं वो शांत होते हैं, क्योंकि उसका विस्तार क्षेत्र जो है वो सीमित होता है। झील कितना भी बड़ा होगा, उसका जो विस्तार है वो सीमित ही होगा। कुंड, कुंड को हम लोग गड्ढा भी कह सकते हैं, तो गड्ढा भी एक सीमित ही होगा। ठीक है दोस्तों। कच्छ, कच्छ फिर अनूप, ये सारे जो भी जलीय तंत्र है, इनके जो स्थान क्षेत्र हैं ये सीमित होते हैं। अर्थात जब ये सीमित होंगे तो शांत ही होंगे ना, क्योंकि अगर उथले भी होंगे, अर्थात हलचल भी करेंगे, तो जाएंगे कहाँ, क्योंकि इनका जो विस्तार क्षेत्र है वो सीमित है। अब कोई गड्ढे में कितना भी पानी डाल दे हम, जब तक उस गड्ढे को हम लोग बड़ा ना करें, तो वो पानी कितना भी उछलेगा तो वो गड्ढे में ही रहेगा ना। तो इसका मतलब यही हुआ कि हम लोग उसे शांत कह सकते हैं, क्योंकि वो शांत इसलिए है क्योंकि उसका विस्तार क्षेत्र सीमित है दोस्तों। तो इसलिए ये जो सरो है, सरो का विस्तार क्षेत्र सीमित होता है। अब हम लोग सरो परितंत्र की चर्चा नीचे करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा सरित परितंत्र के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, सरित का अर्थ होता है बाहर ले जाया गया। सरित को हम लोग सरिता भी कह सकते हैं। सरिता मीन्स होता है बहने वाला, हमेशा चलते रहने वाला। और इन सरिताओं का जो विस्तार क्षेत्र होता है वो विस्तृत होता है। जैसे कि नदी, सबसे सामान्य उदाहरण है नदी। नदी क्या होता है दोस्तों, आपने इसका अंत देखा है? इसका अंत वही होता है जहाँ पर सागर होता है। अर्थात ये नदियाँ कहीं से शुरू होकर लाखों लाख किलोमीटर चलकर समुद्र में जाकर मिलती है। इसका विस्तार क्षेत्र सीमित है क्या? तो हमारा उत्तर होगा नहीं, इसका विस्तार क्षेत्र सीमित नहीं है। ये हमेशा चलती रहती है, तो इसलिए ये हलचल करती रहती है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं क्या, बहने वाला, हमेशा चलते रहने वाला, बाहर जाते रहने वाला। इसीलिए इसे हम लोग सरित पारितंत्र के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब हम लोग इन दोनों पारितंत्रों की विस्तार पूर्वक चर्चा कर लेते हैं। अब सबसे पहला है दोस्तों सरो पारितंत्र। सरो, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी तुरंत बताया, सरो मतलब शांत रहने वाला। तो इनमें आते हैं झील, रुद्ध जलागार और आर्द्र भूमियाँ। अब ये क्या है, हम लोग इनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला है झील। देखिए दोस्तों, ये जो झील है उन जगहों पर पाई जाती है जहाँ पर
हाल ही में भूमि के स्वरूप में परिवर्तन हुआ, अर्थात कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है, गड्ढे बन गए हैं, उसमें पानी का जो है पानी का रिसाव होने लगा है। इस तरह के जो परिवर्तन वाले भूमि है उसे हम लोग झील कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो है यह इस तरह का जो परिवर्तन होगा भूमि में, यह पिछले 20,000 वर्षों के भीतर वे परिवर्तन अगर भूमि में होते हैं तो यह जो है झील वाले परिवर्तन की श्रेणी में आएंगे। अब इसका एक अपवाद भी है दोस्तों, रूस में बैकेल, अफ्रीका में जो है तंगन्य नितिनिया, अनुमानित आयु इसकी जो है 2 करोड़ वर्ष पूर्व है। अर्थात यह जो झील बने हैं रूस में बैकेल और अफ्रीका में तंगन्य नितिनिया, यह दोनों झील हैं, यह लगभग लगभग 2000 करोड़ वर्ष पूर्व में ही बने हैं। ठीक है, इसमें जो है 2000 करोड़ वर्ष पूर्व से ही परिवर्तन होते आ रहे हैं इसके भूमि में, इसके जो है भू में। तो इसी वजह से यह एक अपवाद के तौर पर रखा गया। क्यों अपवाद है? क्योंकि हमने अभी चर्चा की कि 20,000 वर्ष पूर्व ही जो परिवर्तन हुआ है, पूर्व से जो परिवर्तन होता आ रहा है वही जो है झील की श्रेणी में आएगा, लेकिन यहाँ 2 करोड़ वर्ष पूर्व से ही परिवर्तन होता आ रहा है, इसलिए इसे हम लोग एक अपवाद के तौर पे रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। अब हम लोग एक केस स्टडी कर लेते हैं दोस्तों, एक लोकटक झील। हम लोग लोकटक झील के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये लोकटक झील क्या है? ठीक है, तो ये जो लोकटक झील है दोस्तों, यह मणिपुर की राजधानी इम्फाल से 38 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ठीक है, और यह जो लोकटक झील है यह 286 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, और यह जो इसका मुख्य जलाशय है जहाँ से जल स्रावित होता रहता है, यह जो है पूरे जल से घिरा हुआ है और यह दलदली है। ठीक है, दलदल के रूप में गतिहीन है, अप्रवाही है। अर्थात यहाँ की जो जो यहाँ मुख्य जलाशय है जहाँ से जल का रिसाव होता है, यह दलदली भूमि है, और यहाँ से जो है अर्थात हम ये कह सकते हैं यहाँ से पानी जो है बहता नहीं रहता है, गतिहीन रहता है, अप्रवाही रहता है। अर्थात इसके गति में जो है इसके इस जो जलाशय है, इस जलाशय के जो मुख्य जहाँ से मुख्य पानी जो है स्रावित होता है भूमि से, वहाँ क्या है कि वहाँ के जो पानी है, जो जल है, उसके अंदर गति नहीं होती है, वो अप्रवाही होती है। ठीक है, अब इस लोकटक झील की कुछ विशेषताओं की चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, यह यहाँ पर जो है इसकी विशेषता है कि प्लावी द्वीपों की उपस्थिति, जिसे हम लोग फुंडिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये फुंडिस क्या है दोस्तों, इसकी चर्चा कर लेते हैं। ये जो फुंडिस है यह मृदा वनस्पति और कार्बनिक तत्वों का एक विषमांगी पिंड है, जो कुछ सेंटीमीटर से लेकर लगभग 2.5 मीटर तक के अमापों में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो फुंडिस है दोस्तों, ये क्या होता है? मृदा वनस्पति और कार्बनिक तत्वों। ठीक है, अब मतलब मृदा वनस्पति से मतलब ये है कि मिट्टी के ऊपर वनस्पति उग गए हैं। तो ये जो 286 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्रफल में जो झील फैला हुआ है, इसमें सिर्फ झील ही नहीं है, झील ही नहीं है, मतलब मेरा ये कहना है कि झील के अंतर्गत जो है छोटे छोटे मिट्टी के जो है टापू जैसे बने हुए हैं। ठीक है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसके इसमें जो है वो क्या बोलते हैं, वनस्पति वनस्पति पाए जाते हैं। तो ये जो वनस्पति जिस मृदा में पाए जाते हैं, तो ये वनस्पति क्या करते हैं, अपने साथ कार्बनिक तत्वों को समाहित करके एक विषमांगी पिंडों का निर्माण करते हैं, जो कि छोटे से छोटे सेंटीमीटर से लेकर के 2.5 मीटर तक बड़े हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो फुंडिस है, ये फुंडिस का सबसे बड़ा एकल पिंड है, जो 40 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, केवल लेमजाओ राष्ट्रीय उद्यान। आगे क्या लिखा हुआ है देखते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि यह फुंडिस का एक बहुत बड़ा एकल पिंड है। ठीक है दोस्तों, यह जो फुंडिस का बहुत बड़ा एकल पिंड है, जो 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ, यह एक जो है ये मणिपुर की जो राजधानी इम्फाल है, वहाँ पे जो लोकटक झील है, उसमें क्या करती है, एक लेमजाओ राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण करती है। अब एक और विशेषता यहाँ पे दी गई है लोकटक झील की, वो ये है कि जो मणिपुर का प्रमुख भोजन है, यह लोकटक झील से संबंध रखता है। अर्थात यहाँ पर कुछ ऐसे भी चीज़ें मिलती होंगी खाने के लायक जो कि मणिपुर का प्रमुख भोजन है, इसके बारे में मुझे पता नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब आगे है 1990 रामसर सम्मेलन के तहत इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि कहा जाता है। आर्द्र मतलब होता है दोस्तों जिसमें नमी पाई जाती है, तो यह तो पूर्ण रूपेण नमी का भंडार ही है, क्योंकि पानी है तो स्वाभाविक सी बात है नमी होगी। तो 1990 का जो रामसर सम्मेलन हुआ था उसके तहत यह जो लोकटक झील है, यहाँ की जो भूमि है, यह जो लोकटक झील है, इस पूरे लोकटक झील व इसकी भूमि को जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में घोषित की गई थी। ठीक है,
अब यहाँ पे मृगरिंही हिरण अर्थात जो इसे ये बोलते हैं सर्वस एलडी, ठीक है, स्थानीय नाम से सेनगोई। सेनगोई जो है शायद मणिपुर राज्य की जो है राष्ट्रीय जंतु है, राष्ट्रीय जानवर है, राजकीय जानवर है, सॉरी राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय तो देश भर के लिए हो गया, राजकीय जानवर है। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हम लोगों ने झील की चर्चा कर ली, ठीक है। अब हम लोग रुद्ध जलागार की चर्चा करते हैं, ये क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे अभी थोड़ी ही देर में। देखिए दोस्तों, तो ये जो रुद्ध जलागार है इसको उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है ऑफ स्टेम, दूसरा है ऑन स्टेम, ठीक है। तो अब ये ऑफ स्टेम जो जलागार होता है दोस्तों, यह जो है तब बनता है जब हम लोग क्या करते हैं, किसी नदी या भूमिगत स्रोत अर्थात जैसे कि तालाब, झील, इन सब चीज़ों से जब हम लोग क्या करते हैं, पानी को पंप करके। आप लोगों ने कृषि क्षेत्र में बहुत सारे जगहों पे देखा होगा जिनका जो संबंध गांव से है, वो उन लोगों ने तो ज़रूर ही देखा होगा कि कृषि में जो हम लोग क्या करते हैं, नदियों से, नहरों से पानी को पंप करके अपने खेतों में सिंचाई करते हैं। तो इसी तरह से जब हम लोग किसी नदी या भूमिगत स्रोतों से पानी को पंप करके निम्न भूमि वाले अर्थात जहाँ पानी की कमी है उस जगह पे जब हम लोग जलाशय का निर्माण करते हैं, अर्थात जो पानी हम लोग पंप करके नदी और भूमिगत स्रोतों से निकालते हैं और उस पानी को जब हम लोग जलाशयों में भरते हैं, निम्न भूमि वाले क्षेत्रों में जो जलाशय हम लोग बनाते हैं और उसमें भरते हैं, तो उसे ही हम लोग ऑफ स्टेम रुद्ध जलागार कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग ऑन स्टेम रुद्ध जलागार की चर्चा कर लेते हैं। ये जो ऑन स्टेम रुद्ध जलागार है ये उच्च भूमि वाले क्षेत्रों में स्थित होते हैं, ठीक है दोस्तों। और यह जो है तब बनते हैं जब किसी उपयुक्त नदी घाटी में जो नदी या नाले के रास्ते, ठीक है, बांध बनाकर बनाए जाते हैं। मतलब ये जो नदी और नाले से पानियों को, ठीक है, नदी घाटी जहाँ पर बहुत सारी नदियों का संगम होता है, तो नदी घाटी से क्या होते हैं, नदी घाटी, नदी नाले के रास्ते बांध बनाकर ये उच्च भूमि वाले क्षेत्रों में जब पानी को ले जाया जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑन स्टेम रुद्ध जलागार कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। अब इसी अवलवण जल पारितंत्र के अंतर्गत आता है तीसरा, एक है आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि अर्थात नमी वाली भूमि, ठीक है। तो यहाँ लिखा भी गया, यह समय समय पर अस्थायी रूप से पानी से ढके जाने वाले क्षेत्र है। आर्द्र मतलब नमी, अर्थात वहाँ पे पानी का रहना अनिवार्य है, तभी आर्द्रता आएगी। तो यह जो आर्द्र भूमि है, यहाँ पर जो है समय समय पर जो है क्या होते हैं कि जो क्षेत्र होते हैं, यहाँ के जो क्षेत्र होते हैं समय समय पर पानी से ढके रहते हैं, ठीक है। आगे लिखा गया है कि इन्हें 6 मीटर गहराई तक कृत्रिम या अस्थायी रूप से समय समय पर या अस्थायी रूप से पानी में निम्न या संतृप्त भूमियों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये लिखा गया है कि ऐसा कोई भी स्थल जहाँ पर 6 मीटर की गहराई तक पानी भरा रहता है, फिर चाहे वो कृत्रिम रूप से भरा गया हो, अर्थात हम लोग उसको गड्ढे खोद कर 6 मीटर की गहराई में पानी को भर कर रखे, या अस्थायी रूप से अर्थात खुद ही प्रकृति ने उस गड्ढे का निर्माण किया हो और 6 मीटर से ज़्यादा की गहराई हो, 6 मीटर कम से कम की गहराई हो, वहाँ पर समय समय पर पानी भरा रहता है, या फिर हमेशा अस्थायी रूप से वहाँ पानी जो है भरा रहता है, उस भूमि को हम लोग आर्द्र भूमि कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं दोस्तों, ये खारा होता है या नमकीन होता है। देखते हैं अब आगे क्या डिस्कशन आर्द्र भूमि के लिए किया गया है, हम लोग उसकी चर्चा कर लेते हैं। अब ये जो आर्द्र भूमि है ये दो तरह की होती है, ठीक है। ये दो भागों में विभक्त है, एक होता है अंतःस्थलीय आर्द्र भूमि, एक होता है तटीय आर्द्र भूमि, ठीक है। तो ये जो अंतःस्थलीय आर्द्र भूमि है दोस्तों, यह अंतःस्थल से घिरा होता है, अंतःस्थल से घिरा होता है, और ये जो है अलवण जल वाले होते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें उदाहरण है दलदल और अनूप। जो भी दलदल होते हैं, इस तरह के जो जल होते हैं, ठीक है, अर्थात जो इस तरह की जो आर्द्र भूमि होती है, सॉरी मुझे बोलने में मिस्टेक हो गया, अंतःस्थलीय जो आर्द्र भूमि होती है ये तो या तो दलदल होते हैं या अनूप होते हैं। दलदल को तो आप लोगों ने बहुत सारे मूवी में, बहुत सारे फिल्मों में देखा ही होगा। टार्जन द वंडर कार मूवी आप लोगों ने जरूर देखी होगी, जिसमें कि गाड़ी सहित अजय देवगन को दलदल में धकेल दिया जाता है। तो दलदल जो अलवण जलीय होता है, अर्थात इसमें जो है लवण नहीं होता है, अर्थात नमक नहीं होता है, और अंतःस्थल से गिरा होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो ये अंतःस्थलीय आर्द्र भूमि अर्थात जो दलदल होते हैं उसके चारों साइड
मिट्टी रहता है, अर्थात बीच में गड्ढे रहते हैं, अर्थात वो जो है चारों साइड से घिरा होता है। तो इस तरह की जो आर्द्र भूमि है उसे हम लोग अंतःस्थलीय आर्द्र भूमि कहेंगे। जबकि तटीय आर्द्र भूमि जो होती है यह तटों के आसपास होती है, अर्थात नदियों के जो आसपास जो गड्ढे बने होते हैं जो कि नदियों से मिल जाते हैं, वो जो गड्ढे होते हैं नदियों से मिल जाते हैं। जैसा कि ये जो अंतःस्थलीय आर्द्र भूमि है इसके चारों ओर मिट्टी रहता है और ये चारों ओर से घिरा होता है, परंतु यह जो तटीय आर्द्र भूमि होता है यह चारों ओर से घिरा नहीं होता है। इसके आसपास नदियाँ, सरिताएं, इन सब तरह की चीज़ें बहती हैं। ठीक है, जैसा कि मैं एक सेवन सा उदाहरण देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे उदाहरण के लिए दिया गया मैंग्रोव, मैंग्रोव अनूप या मैंग्रोव वन आदि। ठीक है, तो मैंग्रोव वन बंगाल में आप लोग देख सकते हैं, बंगाल में सुंदरवन डेल्टा जो है वो मैंग्रोव इसी तरह का वन का एक उदाहरण है, जहाँ पे आप लोग देखते हैं कि दलदलीय भूमि तो है लेकिन उसका विस्तार जो है सीमित नहीं है, अर्थात वो चारों ओर से घिरा नहीं है। उसके आसपास में बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी के आसपास ही जो मैंग्रोव और जो है सुंदरवन डेल्टा पाए जाते हैं, और यही जो है तटीय आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सरित पारितंत्र दोस्तों, और मैं जो हूँ आज इस वीडियो में बस इतना ही रखूँगा। इसके अगले वीडियो में हम लोग सरित पारितंत्र की चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। थैंक्स अ लॉट।